गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 7 है आप लोगों का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी इससे 5 और 6 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी 2-3 मार्क्स या ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वार ये हुआ कब था। तो ये वर्ल्ड वार का जो टाइम है ये 1914 से लेकर 1918 तक चला, लगभग 4 इयर्स तक क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था ये। अब इसको हम लोग वर्ल्ड वार बोलते क्यों हैं? क्योंकि अभी तक इस पूरे वर्ल्ड में दो ऐसे भयंकर युद्ध हुए हैं, ऐसे भयंकर वार हुए हैं जो जिसमें लगभग आधी से ज़्यादा जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो इसमें इन्वॉल्व हो गया था। बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। इसी के कारण इसको जो है हम लोग वर्ल्ड वॉर बोल दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ है, उसके जैसा आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। अब वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर ये इससे पहले ये 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में चल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बताए थे आप लोगों को। पहली बात तो 20th सेंचुरी मतलब कि क्या हो गया, 1901 से लेकर 1901 से लेकर 2000 तक के ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, 20th सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100 सालों का ईयर, जो 100 ईयर्स होते हैं उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। तो यूरोप में क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज बन रहे थे, बहुत सारे वहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही थी, व्हीकल्स बन रहे थे, मॉडर्न जो है वेपन्स बन रहे थे, हथियार बन रहे थे, गन बन रहे थे, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूरोप में आने लगी। तो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग देखे थे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूके से। यूके यानी कि ब्रिटेन से। उसके बाद फिर जर्मनी में, फिर ऐसे पूरे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया। रेलवे का भी डेवलपमेंट हम लोग, स्टीम इंजन, ये सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, आप लोगों को कुछ याद होगा। तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वार जो 1 है वो किसके किसके बीच में हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों को दो कंट्रीज ध्यान रखने हैं, दो ग्रुप्स ध्यान रखने हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पावर और एक को हम लोग बोलते हैं अलाइड पावर्स। तो मेनली जो वर्ल्ड वार 1 है ये तो यूरोप में हो रहा था, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया में देखा गया था। तो सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे, तो इसमें मेन जो कंट्री था वो जर्मनी था, दूसरा जो कंट्री था वो ऑस्ट्रिया हंगरी था, और थर्ड जो था वो ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यानी कि ऑटोमन जो साम्राज्य है, इसका राज्य कहाँ पर था, आज का जो टर्की है, टर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की रख लिया है ना। हाँ, इसको टर्की नहीं पढ़ना है। तो ये जो तुर्की है, ये ऑटोमन एम्पायर जो है उसका साम्राज्य जो है वो टर्की में हुआ करता था। तो ये तीन जो कंट्रीज है वो सेंट्रल पावर हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। अभी ये कंट्री अलग अलग हो चुके हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग कंट्री बन गए हैं, लेकिन पहले ये पूरा एक ही देश हुआ करता था। और ये हो गया ऑटोमन एम्पायर, जिसका जो राज्य था वो टर्की में था। उसके बाद दूसरे टीम में अगर हम लोग बात करें, दूसरे ग्रुप में कौन कौन था, तो एक था सर्बिया, जो कि एक बहुत छोटा सा कंट्री है। उसके बाद हो गया रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस। और बाद में यहाँ पर यूएसए भी क्या हो जाता है, आ जाता है। तो अलाइड पावर्स में सर्बिया, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ये 5 कंट्रीज थे। और यहाँ पर मेनली 3 कंट्रीज थे सेंट्रल पावर्स में, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो लड़ा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ है। इसके लिए आप लोगों को मैप जो है वो ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ये यूरोप का मैप है, कुछ कंट्रीज आप लोगों को ध्यान रखना है जो अभी जो नाम बताए हैं। एक तो छोटा सा कंट्री ये हो गया सर्बिया, उसके बाद उसके ऊपर है ऑस्ट्रिया हंगरी, इधर है रसिया, इधर जर्मनी, फ्रांस, और यहाँ पर हो गया यूके, ब्रिटेन। और इधर के साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा अमेरिका, इधर में हम लोगों को अमेरिका मिल जाएगा, यूएसए। फिर इसके नीचे है यहाँ पर टर्की मिल जाएगा, तुर्की जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एक छोटी सी घटना से स्टार्ट होता है। स्टोरी आप लोग जानते हैं, बड़ी ही मज़ेदार है स्टोरी जो है।
हुआ क्या था, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी आप लोग ये कंट्री देख रहे हैं, ये अपने पड़ोसी राज्य सर्बिया पर कब्जा करना चाहता था। पहले होता था ना यहाँ पर, पहले इस समय डेमोक्रेसी नहीं आया था, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह नहीं रहते थे, तो यहाँ पर राजा जो रहते थे या कॉलोनी बनाना चाहते थे, दूसरे देशों को जीतना चाहते थे, हराना चाहते थे दूसरे देशों को। तो ये क्या चाहते थे, अपने आस पड़ोस के राज्यों में कब्जा करके जीत लें। तो ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि सर्बिया एक छोटा सा कंट्री है, क्यों ना इसको हराकर अपने राज्य में, अपने देश में मिला लिया जाए। तो अब इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो सर्बिया के लोग थे इससे क्या हो गए, नाराज हो गए, इससे गुस्सा हो गए। तो इसी बीच में क्या हुआ, यहाँ के जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे उनका नाम था आर्क ड्यूक फर्नांडिस। तो आर्क ड्यूक फर्नांडिस जो है वो अपनी पत्नी के साथ में, अपने वाइफ के साथ में, अपनी जो सोना बाबू थी उसको लेकर गए हुए थे सर्बिया घूमने। तो आर्क ड्यूक जो फर्नांडिस है वो अपने वाइफ के साथ घूमने गए हुए थे सर्बिया में। अब घूम रहे थे, मजे मजे से गाड़ी में घूम रहे थे। अब ये बात पता चली सर्बिया के लोगों को, सर्बिया के विद्रोहियों को। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, बम वम ला के उसकी जो गाड़ी थी उसको उड़ा दिया। किसकी गाड़ी को, आर्क ड्यूक फर्नांडिस की गाड़ी को, और उनकी हत्या कर दी। हत्या का एक लिए वर्ड है असैसिनेशन, या उसको मार दिया, किल कर दिया। असैसिनेशन ये वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसको मार दिया। अब इससे क्या हो गए, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो गुस्सा हो गया, तो उसने क्या कर दिया, सर्बिया पे अटैक कर दिया। अभी तक वो उसको कब्जाना चाहता था लेकिन उसने अटैक नहीं किया था। अब उसने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये सब पूरी घटना जो है वो 1914 की है ना। ये कहाँ पर हुआ था, सर्बिया का एक छोटा सा जगह था सराजेवो, सराजेवो करके एक जगह है सर्बिया में, वहां पर एक घटना हुई जहां पर असैसिनेशन कर दिया गया आर्कड्यूक फर्नांडिस का 1914 में। तो यहाँ पर से क्या होता है, अब जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब लेकिन ये तो दो कंट्रीज के बीच में था, फिर बाकी कंट्रीज कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गए, कैसे इसमें जुड़ गए। तो हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कॉजेज थे, फिर उसके क्या क्या कंक्लूजन निकले, कितने लोग मारे गए, उसमें क्या क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ। ये सब चीज़ आप लोगों को 1 बाई 1 हम लोग देखने वाले हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे 2-3 इम्पोर्टेंट रीजंस थे। तो जिसमें सबसे पहला आप लोगों को बताए हैं कि अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बता रहे थे, तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके बीच में क्या हो रहा था, कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे पावरफुल कंट्री बनेगा। तो इसमें ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनाना चाहते थे। और इनके यहाँ पर रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, मतलब फैक्ट्री तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे, बहुत सारे वेपन्स वगैरह, गन वगैरह और भी बहुत सारे आगे देखेंगे हम लोग। और दूसरा चीज़, इन लोग कॉलोनी बनाना चाहते थे। कॉलोनी मतलब बताए थे, दूसरे देशों को गुलाम बनाना चाहते थे। तो जितने ज़्यादा दूसरे देशों को गुलाम बनाएंगे, जैसे अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज, तो उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल कंट्रीज माने जाएंगे। और दूसरा क्या था कि जैसे फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो क्या चाहिए उसके लिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना भाई, कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, या जैसे गोला बारूद बनाना है तो उसके लिए गन पाउडर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन ओर चाहिए। तो उसके लिए वो दूसरे कंट्रीज को कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो वैसे ही जर्मनी ने क्या कर दिया था फ्रांस पे 1871 में, मतलब पहले वर्ल्ड वॉर के पहले की बात है। जर्मनी ने फ्रांस के कुछ एरिया को जहां पर मिनरल रिच हुआ करता था, अल्सास और लोरेन करके क्षेत्र था, उसको 1871 में ही कब्जा रखा था। तो पहला कारण तो ये हो गया कि यूरोपियन कंट्रीज क्या चाहते थे, आपस में इनके बीच में कंपटीशन चल रहा था कि पावर की लड़ाई, मतलब एक सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था। तो अगर मान के चलो, देख लो क्या हो गया, अगर आस पास में कोई, जैसे गांव में भी हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है, अगर कोई एक दूसरे से बड़ा बनना चाहता है तो वो क्या होता है, आपस में उनमें टकराहट हो ही जाती है कि मैं बड़ा हूँ, है ना, मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तो उनमें कभी बनती नहीं है। तो ये एक क्या था, वैसे ही इन देशों के बीच में क्या था, एक दूसरे से नहीं बनती थी, और ये टेंशन जो है एक तनाव बनते गया, और धीरे धीरे ये फिर वार का रूप लेने लग गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में कॉम्प्लेक्स सीक्रेट ट्रीटी हो रखी थी। ट्रीटी मतलब होता है संधि या समझौता। तो इन लोगों ने क्या कर रखा था, इनको पता था कि आने वाले टाइम में क्या है कि युद्ध होना निश्चित है। जिस टाइप से, जब जैसे हम लोगों को पता चल जाता है ना कि किसी के साथ, मान के चलो क्लास में भी हमारा किसी के साथ नहीं बन रहा है, अच्छे से बातचीत हो जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो हमको समझ आ जाता है कि
आज नहीं तो कल इसके साथ में क्या होगा, हमारा जो है वो फाइटिंग होना निश्चित है ऐसे करके। तो वैसे ही इन इन कंट्रीज को भी समझ में आ गया था कि आने वाले समय में हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या कर रखा था, सीक्रेट ट्रीटी कर रखा था। अब इसको हम क्लास में आप लोगों को बताते थे कि क्या हो गया, मान के चलो ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है ना। ये मान के चलो ये हो गया हमारा रसगुल्ला और ये हो गया हमारा सिंघाड़ा। अब इन दोनों का क्या हो गया, बनता नहीं है। तो इन लोग क्या करते हैं, अपने साथ साथ ग्रुप बना लेते हैं, है ना। अगर ये मेरे को मारा, कल के दिन में ये अगर मेरे को मारा, तो तुम सब लोग क्या करना, तुम लोग मेरा साथ देना। और वैसे ही इसका भी एक ग्रुप रहता था कि अगर इसने क्या किया, इन लोग बोलते थे कि अगर इसने तेरे को आंख उठा के भी देखा तो मैं क्या कर दूंगा, हम लोग बाकी लोग सब तेरे बैकअप में है, सपोर्ट में है। तो यही क्या होता था, इसी को बोलते थे ट्रीटी। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रीटी हो रखे थे। तो इसमें से एक था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस क्यों बोला गया है, क्योंकि ट्रिपल मतलब होता है तीन, अलायंस मतलब संगठन। तीन देशों के बीच में क्या हो रखा था, एक संधि हो रखी थी, समझौता हो रखा था। कौन कौन थे वो, जर्मनी बताए, ऑस्ट्रिया हंगरी और एक था इटली। तो इटली तो ये क्या है, वर्ल्ड वॉर वन में इसका नाम नहीं आता है, ये बाद में ब्रिटेन की तरफ चला गया था और उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था। तो जो यहाँ पर देखो, जो सेंट्रल पावर बताए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। तो इसमें से जो ट्रिपल अलायंस है उन्हीं के बीच में हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और एक इटली था जो बाद में ब्रिटेन के साइड में चला गया था। वैसे ही ट्रिपल इंटेंट था। ट्रिपल इंटेंट भी जो फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनके बीच में जो अलाइड पावर्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये सर्बिया हो गया, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये हम लोगों ने देखा था ना। तो फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन, इनके बीच में ट्रिपल इंटेंट हो रखा था। तो ये सब कॉम्प्लेक्स ट्रीटीज थी, जिसके कारण क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर वन हो गया। अब यहाँ पर ग्रुप बन गया, जैसे समझाया है। तो कभी ना कभी तो क्या होगा, वॉर होगा ही और इनके बीच में टेंशन रहेगा। तो दूसरा जो बड़ा कारण था वो क्या था कि कंट्रीज के बीच में क्या था, सीक्रेट ट्रीटी हो रखी थी। ट्रीटी, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, संधि हो रखी थी कि ग्रुप बन गए थे कि लोगों को, मतलब जो कंट्रीज को पहले से डर था कि कोई दूसरा कंट्री उस पर अटैक ना कर दे, इसीलिए उन लोगों ने क्या कर लिया था, पहले से बैकअप प्लान बना रखा था। तो वैसे ही, और जो रसिया है, इसने क्या क्या कर रखा था, सर्बिया के साथ में ट्रीटी कर रखी थी कि सर्बिया की वो क्या करेगा, रक्षा करेगा, है ना। कि सर्बिया पर अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, इस टाइप से जो है रसिया ने उसका क्या कर रखा था, उसको कस्में वादे किए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद में जो थर्ड जो कारण था वो फीलिंग ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म का लोगों के अंदर फीलिंग आना, और वहीं से फिर स्टार्ट हुआ मिलिट्रिलिज्म। तो यहाँ पर दो चीज आया है, देखो, एक वर्ड आया है, क्या आया है बेटा, अल्ट्रा नेशनलिज्म, और एक आया है मिलिट्रिलिज्म। तो इन दोनों वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। देखो, एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। तो देशभक्ति तो बहुत अच्छी चीज है, हम क्या करें, अपने देश के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, हमारे देश की रक्षा करें, देश मातृभूमि के बारे में उनको हमेशा प्रोत्साहित करें, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद करें। तो ये क्या होता है, हमारे देश के प्रति जो भक्ति है, देश के प्रति हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, वो होता है। और एक होता है अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अति राष्ट्रवाद। अति राष्ट्रवाद, अब ये जो है ये थोड़ा कट्टरता की तरफ ले जाता है। कट्टरता की तरफ ले जाता है, इसका मतलब जैसे इसको ऐसे समझ के चलो, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि केवल हमारा ही धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म बुरे हैं, तो ये गलत बात हो गई ना। बस उसी तरीके से क्या होता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है। अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या बोलता है, पैट्रियोटिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म में यही डिफरेंस रहता है। पैट्रियोटिज्म तो बोलता है कि हम अपने देशभक्त हैं, हमारा देश बहुत अच्छा है, देश की बड़ाई करता है। लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म अपने देश के अच्छाई के साथ साथ, अपने देश के अच्छाई के साथ साथ दूसरे देश की बुराई करने लग जाता है। ये बोलता है कि केवल हमारा ही देश अच्छा है, या फिर क्या होना चाहिए, केवल हमारे ही देश को ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो एक जैसे बोलते हैं ना, अंधभक्त टाइप से, बिना सोचे समझे उस टाइप से। तो ये क्या होता है, हमारे ही देश के लिए, और जो आदमी सोच रहा है उसके लिए क्या हो जाता है, ये हानिकारक हो जाता है। इसको और एक थोड़ा सा ब्रीफली बताएं तो आप लोगों को, जैसे बोल दें आप लोगों को कि हम सब क्या हैं, भारत के प्रेमी हैं, भारत देश के देशभक्त हैं।
तो ये देशभक्ति तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मान के चलो कोई आदमी पाकिस्तान से बहुत खफा है, अब उसको एनी टाइम पाकिस्तान को हमला करना है, पाकिस्तान को तोड़ फोड़ मचाना है, ये भूत सवार है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? अल्ट्रा नेशनलिज्म कहलाएगा। उसको जो है गोला बारूद बम दे दो तो जाके पाकिस्तान को अभी उड़ा के आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो ये क्या हो गया? वहां जाएगा तो अब बिना सोचे समय किसी देश पर या चाइना पर अटैक कर दें हम लोग, तो ये उसके लिए भी हानिकारक है और देश के लिए भी सही नहीं है। तो यही क्या कहलाता है? अल्ट्रा नेशनलिज्म कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब अल्ट्रा नेशनलिज्म से ही क्या आता है? मिलिट्रिलिज्म। मिलिट्रिलिज्म मतलब क्या हो गया? सेना। यहाँ पर अब ये वर्ल्ड वार से इसका क्या कनेक्शन है? तो लोग जो है, जो कंट्रीज थे, जर्मनी जैसे हो गया, तो मीडियम वगैरह में, जो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे आर्टिकल छपते थे, ऐसे ऐसे उसमें लेख लिखे रहते थे कि लोग जो है वो अपने देश के बारे में मतलब उनका जो फीलिंग है वो अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ जाने लग गया। मतलब वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए, और मर मिटने के लिए और दूसरे देश के या अपने जो दुश्मन है उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए। तो इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री बनानी स्टार्ट कर दी, सेना बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे गन्स, वेपन, ये सब गोला बारूद, कैनन्स वगैरह बनाने लग गए। तो अब ये सब बनाए तो अब इससे क्या होगा? इससे वर्ल्ड वार ही तो होगा ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसके कारण क्या हुआ। 3 इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों को ध्यान रखना है। एक फीलिंग ऑफ अल्टरनिज्म लेड टू मिलिट्रिलिज्म। एक क्या हो गया? जो कंपटीशन था पावरफुल बनने का यूरोपियन कंट्रीज का। और तीसरा जो था वो क्या था? जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटीज हो रखी थी, बहुत सारे, एक दूसरे को बचाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो इस टाइप से क्या हो रखा था? कॉम्प्लेक्स ट्रीटी हो रखी थी। तो इसके कारण ये सब क्या हो गया? वर्ल्ड वार 1 होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे इसमें हम लोग समझ सकते हैं, जैसे सर्बिया है, तो सर्बिया पर किसने अटैक कर दिया? जर्मनी ने अटैक कर दिया, सॉरी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया। अब सर्बिया का रक्षा करने के लिए कौन उसने ट्रीटी कर रखी थी? रसिया। कि अगर किसी ने भी सर्बिया की तरफ अटैक किया तो क्या हो जाएगा? रसिया उस पर अटैक कर देगा। तो रसिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्की, इन तीनों ने ट्रिपल अलायंस कर रखा था। तो रसिया पर देखा, रसिया ऑस्ट्रिया पर, हंगरी पर अटैक कर रहा है, तो टर्की ने रसिया ऊपर अटैक कर दिया। फिर टर्की ने रसिया के ऊपर अटैक कर दिया तो फ्रांस ने टर्की के ऊपर अटैक कर दिया। फिर जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। फिर ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये ऐसे एक के ऊपर एक जो है अटैक करते गए और एक दूसरे के ग्रुप बन गए, और यहीं से फिर क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। अब ये पूरे यूरोप में फैल गया। मेनली तो ये यूरोप में लड़ा गया था 1940 से 1918 के बीच में। ये लगभग 4 साढ़े 4 साल चला था, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि और इसके ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 के टाइम में क्या क्या हुआ, कितने डिस्ट्रक्शंस हुए, कितनी तबाही मची, और क्या क्या यहाँ पर नए नए इन्वेंशन हुए, डेवलपमेंट हुए। तो जर्मनी ने क्या किया? यूके जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, बताया थे। तो यूके जो है बहुत सारे शिप वगैरह, बहुत सारे कैनन्स वगैरह, ये सब गोला बारूद, मशीन, ये सब बना रखा था। तो जर्मनी ने भी क्या कर रखा था? बहुत पावरफुल आर्मी बना रखी थी, नेवी बना रखी थी, और सबमरीन बनाए थे। सबमरीन, इसको हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब जो पानी में डूब कर चलती है, पानी के अंदर चलती है। एक तो शिप होता है जो पानी के ऊपर चलता है, और एक होता है पनडुब्बी जो पानी के नीचे चलता है। तो अब यहाँ पर क्या था? जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रखा था। और यहाँ पर मैप में देखेंगे तो आप लोग यहाँ देखिए, जर्मनी एक टाइम में फ्रांस को भी हरा दिया था, यूके को भी हरा दिया था, और इधर रसिया को भी हरा दिया था। तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो रखा था जर्मनी। लेकिन अब जर्मनी ने यहीं पर एक गलती कर दी, और यूएसए अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यूएसए कहाँ से आ गया फिर? तो अब देखते हैं, जर्मनी ने एक गलती कर दी जिसके कारण उसको जो है हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर क्या होता है? यूएसए क्या कर रहा था? यूएसए डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था। वो क्या कर रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस को क्या कर रहा था? इसमें मैप में देखेंगे तो यूएसए क्या करता था? ये फ्रांस को और ब्रिटेन को गन वगैरह सप्लाई करता था, वेपन्स वगैरह सप्लाई करता था, और फूड वगैरह सप्लाई करता था कि आप युद्ध करो, हम आपको क्या कर रहे हैं, ये सब सप्लाई करते रहेंगे ऐसे करके। अब जर्मनी इस बात को लेकर खफा हो गया कि यूएसए जो है इनडायरेक्टली वो यूके और फ्रांस को हेल्प कर रहा है। तो जर्मनी ने क्या किया? अमेरिका के जितने भी शिप्स थे जिसमें फूड और ये सब वेपन वगैरह आते थे, हथियार आते थे, उसको डिस्ट्रॉय करने लग गया। मतलब जर्मनी यूएसए के शिप को मारने लग गया। अब यहीं पर उससे गलती हो गई जर्मनी से।
वो सामान वाले शिप को तो मार रहा था, लेकिन क्या हुआ 1917 में क्या हो गया, जर्मनी ने जो पैसेंजर था, पैसेंजर मतलब जिसमें आदमी बैठे रहते हैं, तो अमेरिका के सिविलियंस को मार दिया। तो उसमें बहुत सारे सिविलियंस बैठे थे और उसके जो जहाज को चलाने वाले कुछ क्रू मेंबर्स थे, तो वो इसमें मारे गए। तो अब यहाँ पर अमेरिका जो है इसको डायरेक्ट युद्ध में कूदना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा। तो 1917 में क्या हो गया, अमेरिका जो है वो भी इस वर्ल्ड वॉर वन में कूद पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है, जर्मनी फिर यहीं से पीछे हटना स्टार्ट होता है, जर्मनी हारने लग जाता है। 1917 में ही क्या हुआ था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था। अक्टूबर रिवॉल्यूशन मतलब कि क्या है, अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। अक्टूबर मंथ में हुआ था इसलिए। अब ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था रसिया में। अब ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो रसिया थे वहाँ के लोगों ने ही वहाँ की सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ के राजा का, कि हम लोगों को युद्ध नहीं लड़ना है। क्यों, क्योंकि 4 साल तक युद्ध लड़ते लड़ते लोगों का हालत खराब हो रखा था, वहाँ पर खाने तक की कमी हो गई थी। लोग जो है वो युद्ध में तो मर ही रहे थे और खाने की कमी से ही मर जा रहे थे, खाने की कमी हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहाँ होता है, तो ये रसिया में होता है 1917 में। मतलब एक युद्ध खत्म होने के 1 साल पहले ही जो रसिया है उसने युद्ध से विथड्रॉ कर लिया था, मतलब अपने आप को दूर कर लिया था। फिर 1917 में क्या होता है, 1917 में जर्मनी का जो एम्पायर रहता है, मतलब जो राजा रहता है, कैसर विल्हेम। कैसर विल्हेम ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, याद रखना कि वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी का जो चांसलर है या जो वहाँ का जो राजा रहता है वो कौन रहता है, कैसर विल्हेम रहता है। तो यहाँ पर फिर अमेरिका जो है वो जर्मनी पर अटैक करता है अपने सोल्जर्स के साथ, नेवी के साथ। और बहुत फिर यहाँ पर क्या होता है, जर्मनी हार जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा था वो कौन थे, अलाइड पावर्स। ये जो अलाइड पावर्स हैं, यानी कि सर्बिया तो छोटा सा देश था, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, तो ये जीत जाते हैं, यानी कि इनको विक्ट्री मिलता है। और ये जो सेंट्रल पावर्स रहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ये क्या हो जाते हैं, वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या हुआ था। तो इस समय लगभग 80 लाख जो सोल्जर्स थे ये क्या हुए थे, मारे गए थे। तो 80 लाख ये तो एक डाटा है, और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो है इसमें मारे गए, इंजर्ड हुए। और बहुत सारे कंट्रीज की जो कंट्रीज थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रक्ट हो गए, मतलब बहुत तबाही मची। उनका जो इकोनॉमी है, उसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो रुक गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए, यानी कि पूरा जो तबाही का मंजर जो है ये यहाँ पर हमारे सामने आ गया था उस समय 1914 से 1918 के बीच में। 1918-1919 में पूरा जो विश्व है, लगभग आधा जो यूरोप है वो पूरा खत्म हो चुका था। अब इसके बाद में बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी जो है इस समय इनका इन्वेंशन हुआ वर्ल्ड वार वन के टाइम में। अब ये क्या क्या थी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मशीन गन, पहले सिंपल क्या होता था, एक गन रहता था, तो उसमें एक बुलेट डाले, उसके बाद उसको फायर किए, फिर दूसरा बुलेट डालते थे, फिर फायर करते थे। अब क्या आ गया था, मशीन गन आ गया था, तो एक साथ लगा दिए और धान है ना, उसको धड़ाधड़ करके चालू कर दिए तो वो एक साथ मारते रहेगा। फिर उसके बाद कैनन्स, कैनन्स होते हैं तोप, तोप जिससे क्या क्या करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, सीधा बारूद वगैरह लॉन्च करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैनन्स। टैंक जो होता है, फाइटर टैंक, बुलेट प्रूफ ये रहता है, बाहर से कोई भी बम अगर डाल रहे हैं, बम चला रहे हैं, गोली, तो उसका कोई असर नहीं होता है। अगर आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा होगा, बॉर्डर मूवी देखा होगा, तो उसमें आप लोग टैंक वगैरह देख सकते हैं। फिर सबमरीन हो गए, पनडुब्बी जिसको बताए हैं, जो पानी के अंदर चलता है, ये सब बनाए गए। पॉइजनस जो गैस हैं ये सब बनाए गए, बहुत सारे केमिकल वेपन्स बनाए गए थे। रेलवे ट्रेन, रेलवे या ट्रेन वगैरह भी बहुत सारे इस टाइम बनाए गए थे, क्योंकि सैनिकों को ले जाना होता था, सामान को ले जाना होता था। एयरप्लेन्स जो है इस समय बनाए गए थे। तो ऐसे बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज का इस समय क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। फिर इस समय बहुत सारे समस्याएं भी आई थी कि फूड यानी कि खाने की स्कैरिटी, कमी हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के पास खाने के लिए नहीं होते थे, क्योंकि जितना भी खाना रहता था वो युद्ध में सोल्जर्स के लिए सप्लाई कर दिया जाता था, तो उनको युद्ध लड़ना है इसके लिए। तो बहुत सारे जो कॉमन मैन हैं वो अपने ही देश का क्या करने लग गए थे, बाइकआउट करने लग गए थे, विरोध करने लग गए थे कि हमको युद्ध नहीं करना है। फिर जो इंडिया भी है उस समय, अब पूछोगे कि सर इंडिया तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार वन में। इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो फ्रांस, यूके और फ्रांस की हेल्प के लिए गए हुए थे। और याद करो हमारा देश जो है वो 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार वन हुआ था। तो इस समय इंडिया
इंडिया क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, यानी कि हम उस समय ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो इंडिया के सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर वन में ले जाया गया था और उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ा था, जर्मनी के खिलाफ और जो दूसरे देशों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हमको अगर वर्ल्ड वॉर वन हम जीत जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को जल्दी से जल्दी ही आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सब झूठे कस्में वादे थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमको धोखा दे दिया। और आप लोग जो इंडिया गेट देखते हैं दिल्ली में, दिल्ली का जो इंडिया गेट है आप लोगों ने देखा होगा, फोटो वगैरह में सुना होगा, तो ये उन्हीं सोल्जर्स के याद में बनवाया गया था जो वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। इसके आगे फिर जो सेकंड पार्ट है वो, उसमें हम लोग बाकी का जो चैप्टर बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।